अरिस्टोटल की जो वफात है वो 322 कब्ल मसीह में होती है और यहाँ पर क्लासिकल फिलॉसफी का दौर ख़त्म हो जाता है और यहीं पर हमारा क्रिएशन सीरीज का जो लास्ट फेज था वो ख़त्म हुआ था। अब हाँ, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है हेलेनिस्टिक पीरियड। ये जो मैंने आपके सामने पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड रखा, ये ज़रूरी इसलिए था ताकि हम गुज़िश्ता से पैवस्ता हो सके। एक बहुत बड़ा गैप आ गया था हमारे डिस्कशंस के दौरान और ये बहुत एक इल्मी बहस है जो कि हमने छेड़ दी है, इसलिए लोगों के सामने तमाम पुरानी चीज़ों की एक समरी होनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ते चलें। हेलेनिस्टिक पीरियड क्या है? ये तीसरा दौर जो कि फ़लसफ़े के मुताले के अंदर बहुत ज़रूरी है। हेलेनिस्टिक पीरियड क्या है? ये हेलेनिस्टिक पीरियड वो है जब यूनान के अंदर सिकंदर आज़म की फतूहात शुरू होती हैं और वो पूरी दुनिया को तकरीबन फतह करने निकल जाता है और इंडिया तक पहुंच जाता है। इंडिया को फतह कर सका कि नहीं कर सका, ये इसके ऊपर तो बहुत बहसें हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी सल्तनत जो कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज के ऊपर फैली हुई है वो कायम कर देता है, वो उसके ज़ेरे नगी आ जाती है। अरे ये जो सिकंदर का दौर है ये है 356 बिफोर क्राइस्ट से लेके 323 बिफोर क्राइस्ट तक का। ज़्यादा बड़ा दौर नहीं है, लेकिन इसमें इसने अपनी कैंपेन्स के ज़रिए और जंगों के ज़रिए तकरीबन पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके बाद इसके कमांडर्स ने ये पूरी जो सल्तनत थी आपस में बांट ली और फिर इस पूरी सल्तनत का जो ज़वाल होता है वो 30 बिफोर क्राइस्ट में होता है और बिल्कुल सिकंदर के नक्शे कदम के ऊपर जूलियस सीजर एक रोमन एम्परर खड़ा होता है और वो एक ग्रेट रोमन एम्पायर की बुनियाद रखता है जो कि उस वक्त तक मौजूद थी जब तक कि मुसलमानों का राइज नहीं हुआ था, अरबों का राइज नहीं हुआ था। उस वक्त तक भी ये बाइजेंटाइन एम्पायर मौजूद थी जो कि रोमन एम्पायर का एक बहुत बड़ा पार्ट था जिससे जाके फिर मुसलमानों की फौजें टकराती हैं। तो ये जो ग्रेट एम्पायर्स का दौर है, एक अलेक्जेंडर द ग्रेट और फिर उसके बाद जूलियस सीजर, ये जो दौर है इसको हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं। इस दौर को क्यों फिलोसफी में डिस्कस किया जाता है? ये तो एम्पायर्स का दौर है, इसमें तो दुनिया के ऊपर एक बादशाह जो अपनी हुकूमत कायम करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, नहीं। इस दौर ने इंसानों के ऊपर और ख़ास तौर पे सोचने वाले जहनों के ऊपर बहुत गहरे नताइज मुरतब किए हैं। इन सारे नताइज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके सामने हेलेनिस्टिक पीरियड की 3 खुसूसियात रखता हूँ। इन खुसूसियात को जब आप सामने रखेंगे तो आपके सामने ये बात आएगी कि किस तरीके से फिर इस दौर से आगे चल के हमको मुख्तलिफ फिलोसफीज मिलती हैं। हेलेनिस्टिक पीरियड की जो सबसे पहली खुसूसियत और सबसे अहम खुसूसियत थी वो ये कि इस वक्त मुल्कों के दरमियान सरहदें ख़त्म हो गई थी। पहले जो बहुत अजीम लोग जैसे कि प्लेटो है या एरिस्टोटल है, ये लोग जो थे एक शहर के अंदर थे, शहर के अंदर इनके स्कूल्स थे, वहाँ पर शहर के अंदर आके लोग इनसे तालीम हासिल किया करते थे। फिर ये जो भी फ़लसफ़ा पेश करते थे इनके सामने एक शहरी रियासत या हद से हद एक मुल्की रियासत सामने थी। लेकिन अब मामला ये है कि पूरी दुनिया के ऊपर एक बादशाहत कायम हो चुकी है। तो अब ये जो शहरों का इल्म है ये निकल के पूरे मुल्कों तक फैलता चला जा रहा है। यानी कि वो जो फ़लसफ़े हैं उनकी जड़ और बुनियाद हिल गई है। जो शहरों के अंदर पैदा हुए थे वो फ़लसफ़े अब जब पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं तो वहां पर भी पहले से कुछ फ़लसफ़े मौजूद हैं, वो उनसे टकरा रहे हैं, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं और इनके दरमियान में फिर एक डायलॉग शुरू हो रहा है। इसलिए ये एक बहुत ही अहम दौर है जिसमें बहुत सारी तहजीबें एक दूसरे से रोशनास हुई। जो ग्रीक फिलोसफी है या ग्रीक सिविलाइजेशन है, इसकी मुलाकात होती है इंडस सिविलाइजेशन से, जो कि एक बहुत रिच कल्चर है अपने अंदर, खास तौर पे मिस्टिसिज्म को लेकर। ज़ोरास्ट्रियनिज्म से मुलाकात होती है जिनके अंदर डुअलिटी मौजूद है, डार्कनेस की और लाइट की। यहाँ पर फिर इनकी मुलाकात होती है बेबीलोनियन से, रोमन से, जिनके अपनी अपनी मिथ्स हैं, जिनके अपने अपने फ़लसफ़े हैं। और फिर उसके बाद इन डिस्कशंस की वजह से ये फ़लसफ़े और ये मज़ाहिब आपस में जम होना शुरू हुए और इनके अंदर से नए मज़ाहिब और नए फ़लसफ़े पैदा हुए। यानी कि आपके सामने एक मज़हब आएगा जिसका जब आप पोस्टमार्टम करेंगे तो आप कहेंगे इसके अंदर ये चीज़ तो अरिस्टोटल की है, इसमें ये चीज़ तो लगता है कि
इंडियन फिलॉसफी से ली है, यानी कि बहुत सारे तस्वुरात को मिला के एक बिल्कुल नया मजहब पैदा कर देना या नया फिलॉसफी पैदा कर देना, ये इस दौर की सबसे पहली खुसूसियत है, जिसको फलसफे की और मजहब की जबान में सिंक्रेटिज्म कहते हैं। यानी कि सिंक्रोनाइज हो गए बहुत सारे मजहब और फलसफे और नए फलसफे वजूद में आने शुरू हुए। इसकी मैं एक बहुत बड़ी मिसाल आपको दूंगा, हालांकि बहुत सारी मिसालें इसकी आएंगी कि क्रिश्चियनिटी जो है इस वक्त वो सिंक्रेटिज्म की एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्रिश्चियनिटी का जो एसेंस है, यानी कि क्राइस्ट और उसकी क्रूसिफिक्शन, वो सारी सी की बात है कि वो अब्राहमिक रिलीजन से आई है। जीसस जो थे वो एक ज्यू थे, लेकिन जब इसको कंस्टेंटीन द ग्रेट यानी कि द ग्रेट रोमन अंपायर ने इसको कबूल किया है, तो उनका जो अपना पैगन रिलीजन था, उनका जो अपना मुशरिकाना रिलीजन था जिसके अंदर ट्रिनिटी का तस्वर मौजूद था, वो उसके अंदर जम हो गया। अब इसमें जो क्रिश्चियनिटी आपके सामने है वो प्योर क्रिश्चियनिटी नहीं है, वो एक मिसाल है बहुत बड़ी सिंक्रेटिज्म की। इस तरीके से हम देखते हैं कि मुगल बादशाह बाबर ने भी जब ये कोशिश की थी, अकबर ने भी जब ये कोशिश की थी कि वो हिंदुइज्म को मिला दे मुसलमानों के साथ ताकि एक मजहब बन जाए, ये सारे आपस में खुश खुश रहना शुरू कर दे, वो भी सिंक्रेटिज्म की एक मिसाल थी। इसी तरीके से अभी बहुत सारी मिसालें आपके सामने आएंगी जिसमें कुछ फलसफे आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हुए और उन्होंने एक नई फिलॉसफी पैदा कर दी। इसलिए आप ये देखेंगे कि इस दौर के अंदर, बल्कि इसके बाद भी, ना तो कोई नया प्लेटो पैदा हो रहा है, ना कोई नया सोक्रेटिस पैदा हो रहा है। बस लोग इसी तरीके से एक दूसरे से कुछ नॉलेज लेके एक नए फलसफे की बुनियाद रख रहे हैं। ये मैंने आपको कहा कि सिंक्रेटिज्म जो है ये पहली खुसूसियत है हेलेनिस्टिक पीरियड की। इसको समझे बगैर हम कुछ मज़ाहिब को देख ही नहीं सकते कि वो मज़ाहिब या वो फलसफे असल में आए कहाँ से हैं, उनकी बुनियाद में क्या चीज़ काम कर रही है। दूसरी बहुत बड़ी खुसूसियत जो कि इस दौर की हमें समझनी है, जिससे कि कुछ फलसफे वजूद में आए जिनका इम्पैक्ट आज तक हम देख रहे हैं वेस्ट के अंदर, खासतौर पर अगर आप जाएं तो आप उन फलसफों का इम्पैक्ट आज भी देख रहे हैं। और वो ये है कि जिस वक्त ये मज़ाहिब और ये फलसफे एक दूसरे से टकराने लगे हैं, एक दूसरे से बात करने लगे हैं, तो बाज़ औक़ात एक फलसफा बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहा है, दूसरा फलसफा बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहा है। इसके ऊपर मैंने आपके सामने क्लासिकल फिलॉसफी में से मिसाल अरिस्टोटल और प्लेटो की रखी थी। प्लेटो के नज़दीक हर चीज़ जो है वो एक आइडियल फॉर्म की नीचे कॉपी है। एरिस्टोटल के नजदीक असल चीज ही यही है जो जमीन के ऊपर है, एम्पिरिसिज्म। इससे जो तस्वुरात आप बनाते हैं वो आपके दिमाग के अंदर फॉर्म्स बन जाती हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट। और मैंने आपके सामने वो मशहूर पेंटिंग का भी जिक्र किया था, जिस पेंटिंग के अंदर राफेल की बनाई हुई वो पेंटिंग है, बहुत मशहूर है। जब भी आप फिलोसफी या वेस्टर्न फिलोसफी की बात करते हैं वो पेंटिंग हमारे सामने आती है। तो उस पेंटिंग के अंदर क्या है कि अरिस्टोटल और प्लेटो ये दोनों बीच में हैं और उनके ऑल अराउंड सारे मशहूर मैथमेटिशियन और फिलोसफर्स बैठे हुए हैं, और प्लेटो जो है वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है और उसके हाथ में उसकी किताब है, और जो प्लेटो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, अरिस्टोटल जो है जमीन की तरफ इशारा कर रहा है। और वो बताना ये चाह रहा है कि असल हकीकत थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में, यानी कि वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में, वो कहता नहीं असल हकीकत यही दुनिया में। ये दो बड़े बड़े फिलोसफीज जो हमारे सामने हैं, इसी तरीके से आप देखेंगे कि इस दौर के अंदर इतने मुख्तलिफ किस्म के फलसफे आने शुरू हुए हैं, एक ही बात को लोग मुख्तलिफ तरीकों से बयान करने लगे कि लोगों के अंदर डाउट और स्केप्टिसिज्म पैदा होना शुरू हुआ। ये डाउट और स्केप्टिसिज्म जो है ये इस दौर की दूसरी बहुत बड़ी खुसूसियत है। दूसरी बहुत बड़ी खुसूसियत है, ये वो जगह है जहां से कि लोग स्केप्टिक होना शुरू हुए, शक में आना शुरू हुए कि भाई ये सब कुछ सही भी है कि नहीं है। आज आपके सामने एग्नोस्टिक्स मौजूद है ना, वो क्या करते हैं, उनको शक है ये चीज कहां से पैदा हुई। अब मैं और आप जो है कुछ लिंक्स को आपस में जोड़ सकेंगे कि ये डाउट और स्केप्टिसिज्म जो है ये हेलेनिस्टिक पीरियड की एक दूसरी खुसूसियत है। इसकी तीसरी बड़ी खुसूसियत क्या है? मैंने आपसे कहा था 3 बड़ी खुसूसियात हैं, जिसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके के फलसफे हेलेनिस्टिक पीरियड में पैदा हुए। क्योंकि ये एक पॉलिटिकल कैओस का दौर है, जंगें हो रही हैं, दुनिया में बदअमनी है, मुख्तलिफ पावर एक दूसरे टकरा रही हैं ताकि वो अल्टीमेट पावर इख्तियार कर लें। पहले अलेक्जेंडर की हुकूमत, फिर अलेक्जेंडर के बाद उसके कमांडर्स के मामला, फिर उसके बाद ग्रेट रोमन एम्पायर का राइज। तो इसमें ना करोड़ों लोग मर गए होंगे, हजारों लोग मर गए होंगे जंगों के अंदर। जंगों में तो ये हुआ है,
میرا بہت زیادہ دل چاہتا ہے کبھی آپ کے سامنے میں یہ جو ایمپررز ہیں ان کی جو لالچ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں پہ حملے کیے ہیں، خواہ وہ اشوکا ہو سب سے پرانا ایمپرر انڈیا کا، یا آج کے دور کے یہ سپر پاورز ہوں، ان ساری کی ساری سٹوریز کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کے سامنے یہی آئے گا کہ یہ دنیا جو ہے انسان کی لالچ کی وجہ سے ہمیشہ ظلم و ستم سے بھری رہی ہے۔ بہت ہی مختصر وقت ایسا ہوا ہے کبھی کہ اللہ کا احسان ہوا انسان کے اوپر اور کچھ دنوں کے لیے کوئی پیس یا کچھ دنوں کے لیے کچھ امن کی صورتحال پیدا ہوئی، نہیں تو اس انسان نے تو جس طریقے سے الیگزینڈر کے ٹائم پہ، جس طریقے سے جولیس سیزر اور پھر اس کے بعد گریٹ رومن امپائر کے ٹائم پہ لوگوں نے بدامنی اور جنگ اور جدال دیکھا، اس طرح سے لوگوں نے پھر فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار اور آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے اس انسانیت کا کہ کتنی پوٹینشیلٹیز اس کے اندر خدا نے رکھی ہوئی ہیں اور اسے کس طریقے کی بدامنی اور فساد اس زمین کے اوپر مچایا ہوا ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل کیاؤس کا دور ہے اور بہت زیادہ طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، تو اس کے اندر لوگوں میں ایک طریقے کی مایوسی پھیل رہی ہے۔ یہ پیسمزم کا دور بھی ہے اور اس دور میں اب لوگوں کا جو سوچنا ہے وہ سوکریٹس یا پلیٹو یا ایرسٹوٹل کی طریقے سے وہ اب تخلیق کائنات کے اوپر، کریشن کے اوپر نہیں سوچ رہے ہیں، یا وہ قوانین قدرت کے اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ایمپیڈوسلز کہہ رہا ہے کہ لو اور اسٹرائیو ہے اور 4 اٹرنل ایلیمنٹس ہیں، یا ڈومیکریٹس کہہ رہا ہے کہ ایٹامک تھیوری ہے۔ اب لوگ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں۔ اب فلسفے کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ انسان کس طریقے سے سکون حاصل کرے، کس طریقے سے وہ ہیپینس، خوشی حاصل کرے، یعنی جو کیاس ہمارے طرف چاروں طرف ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ان میں سے ہزاروں چیزیں ایسی جن کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہمارا کنٹرول صرف ہمارے اوپر ہے۔ تو اس میں رہتے ہوئے ہم کس طریقے سے پیس میں چلے جائیں، کس طریقے سے ہم سکون میں چلے جائیں، کس طریقے سے ہم امن میں چلے جائیں، یہ اس دور کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ اس دور میں ایک بات کہی جاتی تھی کہ ارتھ ہیز گرون اولڈ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کی جا رہی ہے آج سے 3000 سال پہلے۔ جنگ و جدال کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ گولڈن ایرا تو ختم ہو گیا، جب جو بہت ہی علمی بحثیں ہوا کرتی تھیں اور لوگ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور بات چیت ہو رہی ہوتی تھی، بڑے بڑے آئیڈیاز ڈسکس ہو رہے ہوتے تھے۔ اب تو یہ ایک کیاس ہے، آج مرے کل مرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا خاتمے کی طرف جاری ہے۔ ارتھ ہیز گرون اولڈ۔ اب آپ سوچیں کہ 3000 سال پہلے کا آدمی یہ بات سوچ رہا ہے، آج بھی ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے، بس یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ ریزن سمجھنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور کچھ اس طرح کے آئیڈیالوجیز اپنانے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد بھی ہم پیسمسٹک نہ ہو بلکہ آپٹیمسٹک رہیں۔ اور وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس کوئی ایک بہت ہی زوردار ریزن ہو اس کا کہ یہاں پر اس وقت جو کیلیمٹیز میں دیکھ رہا ہوں یا جو ٹرائلز میں اٹھا رہا ہوں، ان کا کہیں نہ کہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ کرما کا تصور اور الٹیمیٹ جسٹس کا تصور یہ میں نے بہت تھورلی ڈسکس کیا ہے ایمان سیریز کے اندر بھی، اور اپنے سورہ فاتحہ کے سیشنز میں بھی، آپ چاہے تو اس میں دیکھیے گا، لیکن یہ چیزیں بار بار ڈسکشنز میں آتی رہیں گی۔ تو یہ ساری کی ساری جو خصوصیات ہیں یہ ہے ہیلینسٹک پیریڈ کی خصوصیات۔ اب ہیلینسٹک پیریڈ کی ایک اور بہت بڑی خصوصیت ہے جس کو کہ آپ چوتھی خصوصیت کہہ سکتے ہیں۔ 3 خصوصیات کے بجائے آپ اس میں ایک اور کا اضافہ کر لیں جو ہمارے موضوع سے بہت زیادہ متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابتدا کے اندر، یہ جو ابتدا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پری سوکریٹک ایرا ہو یا سوکریٹک ایرا ہو یا جس کو ہم کلاسیکل فلسفی ہے، اس کے اندر ابھی تک بھی ہر علم جو تھا فلسفی کے اندر تھا، خواہ وہ ایتھکس ہو، میتھمیٹکس ہو، میٹا فزکس ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، لاجک ہو، سب کی سب فلسفی کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں۔ اب کیا ہے کہ ان کی یہ برانچز الگ الگ ہو رہی ہے اور ان کے درمیان حدیں قائم ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پورا کا پورا فوکس جو ہے وہ ایتھکس اور لاجک کے اوپر کیا ہوا ہے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پورا کا پورا فوکس جو ہے وہ سائنس، میتھمیٹکس اور ایسٹرونومی کی طرف کیا ہوا ہے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا فوکس ریلیجن کے اوپر کیا ہوا ہے، تھیولوجی کے اوپر کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ ہیلینسٹک پیریڈ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اب ریلیجن، فلسفی اور سائنس کے درمیان میں بائیفیکیشن نظر آنی شروع ہوگی، جو بائیفیکیشن آگے جا کے اتنی زیادہ واسٹ ہو جائے گی کہ یہ بات ہی لوگ بھول جائیں گے کبھی یہ ایک ہی سر چشمے سے نکلے ہوئے علوم تھے۔ یہ ہیلینسٹک پیریڈ
ये एक बहुत बड़ी खसूसियत है। इससे हम ये देखते हैं कि एथिक्स और लॉजिक, इसका मरकज तो अभी भी एथेंस है, वो जहां पर के ये 3 ग्रेड्स पैदा हुए थे, अभी भी वही है, वहां पर अभी भी वही डिस्कशंस हो रही हैं। लेकिन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी यानी साइंसेस का मरकज अब शिफ्ट हो गया है अलेक्जेंड्रिया यानी इस्कंदरिया। ये एक शहर है मिस्र में जो कि सिकंदर ने कायम किया था। इसकी एक बहुत अजीम लाइब्रेरी मशहूर है। वो अजीम लाइब्रेरी इसी के लिए है, जिसके अंदर अब ये लोग, अब यहाँ जो मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स पैदा हुए थे, वो हमारी डिस्कशन का एक बहुत खुसूसी मौजू है। लेकिन हमें थोड़ा एथेंस के फलसफे भी समझने पड़ेंगे ताकि हम ये जान सकें कि साइंस हो या फिलॉसफी हो, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आज का इंसान ऐसा क्यों है कि साइंस को भी मानता है और खुदा का भी इनकार करता है। इसलिए हमारे जो डिस्कशन है उससे बहुत ज़्यादा करीब होंगे ये दोनों मज़ामीन जो है। जो काबिल ज़िक्र फिलॉसफीज़ हैं जिनको कि हम टच करेंगे हेलेनिस्टिक पीरियड में, और कौन कौन सी हैं, वो है सिनिक्स या स्टोइक्स या स्केप्टिक्स। देखें एक पूरा फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है जो अपने आपको स्केप्टिक्स कहता है, क्योंकि इस दौर की एक बहुत बड़ी खुसूसियत स्केप्टिसिज्म है। या एपिक्यूरियंस के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके फलसफे सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस के ऊपर और सुकून के ऊपर थे, जो कि इस वक्त भी एक बहुत बड़ा प्रिवेलिंग फिलोसफी है। और न्यू प्लेटोनिज्म, हालांकि न्यू प्लेटोनिज्म के ऊपर मैं ईमान सीरीज के ऊपर बात कर चुका हूं, लेकिन हम इसकी फिलोसफिकल साइड देखेंगे। ये वो फलसफा है जिसने मिस्टिकल वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा तस्वुर पेश किया जिसको, जैसे फिजिक्स में तस्वुर है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, हर चीज एक्सप्लेन कर दें एक ऐसी थ्योरी होनी चाहिए। इसके ऊपर हमने मॉडर्न फिजिक्स में जाके बात करनी है कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग क्या है और उसकी तलाश में क्यों लोग सरगर्दा हैं, वो क्या ऐसे मसाइल हैं फिजिक्स के सामने जो हल हो जाएंगे जब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग सामने आ जाएगी। लेकिन इसी तरीके की एक सोच थी फलसफे के अंदर कि एक ऐसी थ्योरी पेश की जाए जो हर सवाल का जवाब दे दे। ये कायनात कैसे बनी है, खुदा का और इस कायनात का आपस में क्या ताल्लुक है, क्रिएटर का और क्रिएशन का आपस में क्या ताल्लुक है, और लाइट और डार्कनेस का आपस में क्या ताल्लुक है, गुड और एविल का आपस में क्या ताल्लुक है, प्रॉब्लम ऑफ एविल कैसे सॉल्व होता है, अल्टीमेट जस्टिस कैसे आएगा। इस सारी की सारी चीजों का एक जवाब देने की जब कोशिश की गई, जो कि उस दौर की आप समझे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बन गई, तो न्यू प्लेटोनिज्म जैसे फलसफे वजूद में आए। न्यू प्लेटोनिज्म क्योंकि इसकी जो जड़ और बुनियाद है उसके अंदर प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, लेकिन इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हम आगे चल के देखेंगे, वो इंडियन फिलोसफी का है। और फिर इसी दौर के अंदर आपको मिस्टिसिज्म भी नजर आएगा, क्योंकि ये मिस्टिसिज्म की सबसे बड़ी रीजन क्या है कि ये जो केओटिक वर्ल्ड है इसको छोड़ दो, जंगलों में जाओ और वहां जाके तपस्या करो और अपने दिल को, अपने दिमाग को आजाद करो इस जिस्म की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उससे। तो ये सारी की सारी चीजें हम आपके सामने रखते चले जाएंगे और इस तरीके से हेलेनिस्टिक पीरियड के अंदर से हम गुजरेंगे, और ताकि हमारे पास ये टेक अवे मौजूद रहे कि किस तरीके से केओटिक वर्ल्ड के अंदर मुख्तलिफ फलसफे वजूद में आते हैं और फिर वो फलसफे आगे चल के अपने अंदर एक ऐसी ठोस बुनियाद फराहम करते हैं कि लोग एक दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत तक का भी इनकार कर सकते हैं कि इज देयर एनी गॉड और नॉट। अगले सेशन के अंदर मैं आपके सामने अब कुछ जो स्कूल्स ऑफ थॉट जैसे सिनिक्स है या स्टोइक्स है या स्केप्टिक्स है, इनका मुख्तसर तारुफ करवाऊंगा, और इनको ख़त्म करने के बाद फिर हम अलेक्जेंड्रिया जाएंगे, जहाँ पर हम कुछ ग्रेट मैथमेटिशियंस और उनकी डिस्कवरीज के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से अब वो कायनात के ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम मेडिवियल फिलोसफी के अंदर दाखिल होंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।